कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में ये जो बेरोजगारी की बात है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको दूर करने का संकल्प यही किया गया कि हम ऐसे ऐसे बैरियर बना दें कि ऊपर तक सब लोग न पहुंचे, जो भीड़ पहुंच रही है उनको रोका जाए। तो ये इसका और आगे की बात जो कहा गया कि इसमें अगर आप पाठ्यक्रमों में जाएं तो स्वास्थ्य पर, स्वच्छता पर, स्वास्थ्य ज्ञान की परंपरा पर बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यूज किए गए हैं, मैं यहाँ यूज नहीं कर रहा हूँ। इसके साथ साथ यह पहली नीति है जो संस्कृति मतलब संस्कृत लैंग्वेज पर बल दिया है कि वह हमारे ज्ञान का खजाना है और इसको पाठशाला और विश्वविद्यालयों के साथ से इसको मुख्य धारा में लाया जाएगा। बहुत सारी बातें उसमें कही गई हैं और एक अलग पैरेलल जो है संस्कृत अध्यापकों की बात कही गई है जो अब तक की नीति में कहीं नहीं। और कुल मिलाकर ये लगा कि पूरे इस नीति के द्वारा भारत को जो है नॉलेज हब बनाने पर बल दिया गया है। नॉलेज हब, ज्ञानवान समाज, वैश्विक समाज ऐसा भारत बने कि दुनिया में हम पुनः अपना वही नालंदा और विक्रमशिला का वैभव जो सम्मान था वो वापस पा सके। और इसके लिए कहा गया कि जो जीडीपी है इसका 6%, लेकिन आज तक अभी तो बढ़ नहीं पाया। ये एक चैलेंज है अगर होता है। और इसको लागू करने के लिए मैं समझ पाया हूं आर्टिकल 19, 21 और 28 में संशोधन करने की जरूरत है अगर इसको सही से। अब इसकी व्याख्या यहाँ का समय नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, 21 और 28 में अगर संशोधन नहीं किया जाएगा तब तक इस नीति में कई बाधा रहेगी। अब यहाँ पर वो व्याख्या का समय नहीं है। और ये एक बात कही कि भारत कैसे आत्मनिर्भर बन, नीति कर रही है आत्मनिर्भर नहीं, आत्मनिर्भर से आत्मबल कैसे बढ़े, इस पर भी विशेष रूप से फोकस किया गया है। और बात इसकी जो चैलेंजेस की है, अच्छी बातें हैं, चैलेंज भी है। पश्चिमी समाज जो है, वेस्टर्न सोसाइटी जो है, वह विश्व को जो है बाजार मानता है और भारत की जो परंपरा है विश्व को परिवार मानता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। तो हम परिवार से और बाजार के बीच में रिश्ता कैसे स्थापित करेंगे, दैट इज चैलेंज। वेस्टर्न सोसाइटी जो है वो मान रहा है दैट इज ए मार्केट और हम मान रहे हैं दैट इज ए फैमिली। तो मार्केट और फैमिली के बीच में कैसे कोरिलेशन स्थापित होगा, दैट इज द चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। यह एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि वहां की कल्चर, वहां की सोच और हमारे यहाँ की, वहां तो यूज एंड थ्रो, हमारे यहाँ यूज एंड कीप। संरक्षण की बात जो है, संरक्षण, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, वहां तो प्रिजर्वेशन की बात ही नहीं है। तो ज्ञान आधारित समाज, ये जो बातें कही, जो टर्मिनोलॉजी हमने वहां की लिया है, आयातित टर्मिनोलॉजी हमने वहां से आयात किया है और भारत के भारतीय मॉडल में फिट करने का प्रयास किया है जो फिट नहीं है, मिसफिट है। दैट इज ए चैलेंज। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल सही है कि चाक और टाक का रिश्ता हमारा बड़ा पुराना हो गया है। अब चाक टाक से हम लैपटॉप और कीबोर्ड और वर्चुअल और ये सब जो चल रहा है सब है, लेकिन क्या इससे हम एक अच्छा इंसान गढ़ पाएंगे? क्वेश्चन है, एक चैलेंज है। ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में, या ऑनलाइन से एक कैसा हमारा जो है भावी नागरिक या भावी विद्यार्थी तैयार होगा जिसमें संवेदना हो, पर्यावरण के प्रति संवेदना हो, वृद्धों के प्रति, बड़ों के प्रति सम्मान हो, भारतीय मूल्यों के प्रति सम्मान हो, आत्मगौरव हो, देशभक्ति हो, देश प्रेम हो, या मैं कह रहा हूं कि जितने वैल्यूज हैं हमारे, क्या हम इनको गढ़ पाएंगे? तो यह एक क्वेश्चन है। ज्ञान के द्वारा गढ़ते हैं कि अनुभव के द्वारा गढ़ते हैं कि सूचना के द्वारा गढ़ते हैं, विज्ञान के द्वारा गढ़ेंगे? तो यह एक बहुत बात है। नीति में बड़ी अच्छी बात कही गई है, हर जगह कर्तव्य बोध की बातें कही गई है, लेकिन हमें भी तो परिवार में बताया जाता है बड़ों का सम्मान करिए, माता पिता की सेवा करिए। नौकरी पाने के बाद कौन माता पिता को कह रहा है? चला जाता है विदेश में, बाहर चला जाता है, वो परेशान है। कर्तव्य बोध की बात तो नीति कह रही है,
लेकिन क्या कर्तव्य बोध जो है वह जमीनी धरातल पर उतर पाएगा, यह एक चैलेंज है। और में स्टडी के स्थान पर लर्निंग पर बल दिया गया है। हमारे यहाँ शास्त्रों में है स्वाध्याय न प्रमदः, है, स्वाध्याय से बड़ा तो कोई बात ही नहीं किया गया। अब जब लर्निंग की बात होगी तो स्किल की बात होगी, स्किल की बात होगी कौशल की बात होगी। तो हमें अब जो है विद्वान की जरूरत नहीं है, हमें तो अब सूचना पर आधारित स्किल, एक जिसको कहते हैं कारीगर की जरूरत है। टीचर की कम जरूरत है, नॉलेज वर्कर की जरूरत है। टीचर, एजुकेटर, गुरु की, अध्यापक की जरूरत कम है। हमें तो जो है एक जिसको कहते हैं कि एक शिक्षक कार्यकर्ता जिसको कहते हैं ना, उसकी जरूरत है। तो यह एक इस सबसे बात उठती है। बड़े सारे परिवर्तनों की बात कही गई है कि भाषा से लेकर के बहुत कुछ बदला जाएगा, है, बहुत सारे सुविधाओं की बातें कही गई है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य, मैंने शुरू में भी कहा कि अभी तक किसी नीति पर हमारे आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने कभी नहीं स्पीच दिया था। पहली बार है कि हमारे कोई बात तो है जरूर इसमें, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, लागू करने की बात हो या न लागू करने की बात हो, या स्वप्न ऐसे हो सब्ज बाग हो, कैसा है, मतलब यहाँ निंदा की बात नहीं है। बात यह है कि जब किसी चीज का बड़ा प्रचार किया जाता है तो इसमें यह होता है जैसे एडवर्टीजमेंट होता है ना, ये मल्टीनेशनल कंपनीज करती हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए। कहीं हमारी शिक्षा ऐसी तो नहीं है कि इस लोक लुभावने जो है इतना ज्यादा इसका मतलब एक वो किया कर दिया जा रहा है कि लोग इसको दिल दिमाग में बैठा ले, देने के लिए तैयार हो। आने वाले समय में ऐसा तो नहीं है कि मैं चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ कि अभी इलेक्ट्रिक में और हमारे जो है बहुत सारे पावर में, इरिगेशन में, कहीं ऐसा तो नहीं एजुकेशन में मल्टीनेशनल कंपनियों की एंट्री तो नहीं हो जाएगी और अपना वो ब्रांड बना करके बेचना शुरू कर दे कि ये 10 मंथ कोर्स, 2 मंथ, 1 मंथ, 1 वीक प्रोग्राम, और दैट मतलब इसका इतना पैसा लगेगा, इस तरह जैसे मोटिवेटर्स लोग वो कर रहे हैं। तो आने वाला, क्योंकि मल्टीपल एंट्री है, मल्टीपल एग्जिस्ट है, इतनी फ्रीडम दी गई है, जब चाहो तो पढ़ो और जब चाहो छोड़ दो। अध्यापक किसके पीछे दौड़ेगा, है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अध्यापक छात्र के पीछे दौड़े कि भाई रुक जाओ, हमारे क्लास में बच्चों की संख्या कम है, तुम रह जाओगे तो मेरी इज्जत बच जाएगी। तो ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिस्ट जो है ये विदेशों के लिए है। भारत जैसे देश में जहां पर इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने सोच वाले लोग हैं, इतने प्रबुद्ध लोग हैं, हमारी भारत की जो मनीषा है, जो हमारा ज्ञान वैभव है, उसमें आना जाना जो रहेगा, शिक्षा में आना जाना जो है अच्छा नहीं माना जाता है। शिक्षा में कहा गया है कि जो आए वो रुके और ग्रहण करे तब जाए, यही परंपरा रही है। इसीलिए हमारे यहाँ उपनिषदों में गुरु के पास रह करके, थोड़ी था कोई आता था तुरंत दूसरे दिन फट कर मेरे एग्जिस्ट है मैं चला जाऊंगा। तो हम बाहर की टर्मिनोलॉजी से मैं वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे कैसे फिट किया जाएगा, टाइम टेबल कैसे बनाया जाएगा, कैसे हम एक फिजिक्स के छात्र को जो है कला पढ़ाने के लिए कैसे वापस में हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ये थोड़ी सी बातें हैं। और ये तो बिल्कुल सही है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में कंपटीशन शुरू हो जाएगा, कॉलेज कहेगा कि आम सुपीरियर, यूनिवर्सिटी कहेगा आम सुपीरियर। तो ये बड़े सारी चीजें हैं और इन सब में ये तो बिल्कुल है कि भारत की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया जो है पॉलिसी नहीं है। भारत की समस्या जो सबसे बड़ी है वह यहाँ की गवर्नेंस की है। और गवर्नेंस की यह है कि जब शिक्षा में ये इसमें कहा गया है कि मैकालीकरण का अंत होगा, नौकरशाही का अंत होगा, लेकिन जब ये सब मॉनिटरिंग और फोरम बनेंगे, कमीशन बनेगा, तो इसमें कैसे हम इनको वंचित कर सकेंगे है नीति में। तो ये बड़ी ये क्वेश्चंस हैं जो हमें बदलाव, चेंजेस की जब बात करते हैं तो इसमें बड़ी सारी बातें मैंने कही। ये शिक्षा बड़ी सारी संभावनाओं को जगा रही है हमें और व्यापक असर देने वाली बात कही गई है इसमें। और सोचने की बात से क्या सीखने पर, पढ़ाई के साथ इंटर्नशिप, हुनरमंद बनाने पर बात की गई है।
हमारे यहाँ हुनरमंद जो है अभी तक केवल मेडिकल में और इंजीनियरिंग में था केवल। अब सब में जब हो जाएगा तो सब लोग इस तरफ से जुड़ेंगे कि जब आगे हमें हुनरमंद बनना है, कारीगर बनना है, वर्कर बनना है, तो आगे क्यों जाए हम। तो ये बड़ी सारी चीजें हैं। गुणवत्तापूर्ण अध्यापक शिक्षा के लिए बहुत सारी बात कही गई है। कहाँ से गुणवत्तापूर्ण अध्यापक शिक्षा की बात होगी? जो मानक फेल्योर थे उन्हीं को हम लागू कर रहे हैं 4 ईयर्स में। फीस बढ़ेगी, समय बढ़ेगा, पाठ्यक्रम का फैलाव होगा। तो खैर ये सब बातें हैं इम्प्लीमेंटेशन की। और मैं जो समझ पाया हूं, सबसे बड़ी जो चुनौती है, मैं लास्ट वही कहना चाहूंगा कि शिक्षा जो है, यह नीति जो है, भारत की शिक्षा नीति जो है, नौकरशाहों से मुक्त होने की चुनौती है। जब तक इससे मुक्त नहीं होगी तब तक सही रूप से इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मैं समझ पाया हूं, इस नीति में सबसे बड़ा बाधक जो अगर होगा तो अध्यापक होगा, क्योंकि जितनी बातें इसमें कही गई हैं उस मानक पे अध्यापक बहुत कम खरा उतर पाएंगे। तो यह चीजें एक मतलब है कि ऐसे हमें द्विभाषी, कई भाषाओं के ज्ञानवान, ट्रांसपेरेंट, बहुत सारी सोच वाले, इनर्जेटिक है, क्रिएटिव और मननशील, चिंतनशील, ऐसे हमें अध्यापक की जरूरत पड़ेगी। तो आशा जगाती यह शिक्षा नीति है। सफलता मिले अच्छी बात है, और हम ही आपको इसको लागू करना है। बात वही आ जाती है कि बहुत अच्छा अगर मोबाइल हम जिसको कहते हैं कि i20, जिसे नए नए जो आ रहे हैं मोबाइल, नई नई मशीनें आ रही हैं, अगर उनका चलाने वाला ट्रेंड नहीं है, मतलब ट्रेंड नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो वो बेकार है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब इतनी अच्छी बातें सब कही गई हैं, जब इम्प्लीमेंटेशन की बात अध्यापक के हाथ में आएगी तो कितना उसमें वो चल पाएंगे। मेरा ये तो जरूर है कि विद्यालय शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, अध्यापक शिक्षा में बदलाव आएगा, रिसर्च के मानक बदलेंगे। सब अब तक जो गढ़ा गया है, अब तक हमेशा जो है आदेश की बातें कही गई, इसमें कर्तव्य बोध कराया गया है। सोच पैदा करने, सोचने पर मजबूर किया गया है कि आप सोचिए, हैं, जड़ों से कैसे जुड़िए, अस्मिता से कैसे जुड़िए, भारत की भारतीय परंपरा से कैसे जुड़िए। बातें सब कही गई अच्छी बातें, लेकिन कैसे होगा, अब ये प्रश्न है। कौन करेगा, कब करेगा और किस ढंग से करेगा, यह एक क्वेश्चन है। तो मैं इसी के साथ जो है विशेष रूप से जीडी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज के प्रधानाचार्य, प्रबंधक और विशेष रूप से अमित मोदी, इनका जो है अमित कुमार दुबे जी का मैं विशेष रूप से आभारी हूं कि इन्होंने हमें अवसर दिया। अब तो मैं समझता हूं कि नीति पर शिक्षा नीति 2020 में इतनी बातें हो जा रही हैं, कभी कहीं ऐसा तो ना है कि यही बात तक ही रह जाए और ये बात आगे जो है लागू न हो पाए। तो निजीकरण की जो राह पर हम चल रहे हैं, ये कहाँ तक सार्थक होगी, कहाँ तक लाभकारी होगी, भविष्य को कहाँ तक संवारेगी, ये आने वाला समय बताएगा। इतना जरूर है, इससे जुड़े जो सरोकार हैं, इससे जुड़े जो अध्यापक हैं, सबको बदलने की जरूरत है, सबको बदलना पड़ेगा, सबको सीखने की जरूरत पड़ेगी और सबको बहुत कुछ सीखने की जरूरत पड़ेगी। अंत में मैं वेबिनार से जुड़े सभी श्रोतागण और हमारे जो बाद के हमारे विद्वत साथी हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी बात को उन्होंने बड़े धैर्य के साथ सुना। शिक्षा नीति भी धैर्य जो है। मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं। और तो नीति जो है सही रूप से लागू होगी, विद्यार्थी बदलेगा, हम अपनी जिम्मेदारियों को सही रूप से वो कर पाएंगे, तभी देश बदल पाएगा। सबको विशेष बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, और आपको सादर आभार सर कि आपने नई शिक्षा नीति पर इतना व्यापक दृष्टिकोण और विचारधारा अपना प्रस्तुत किया। और मोदी सरकार 99
1300 करोड़ रुपए के 2020 के बजट शिक्षा क्षेत्र में दिए हैं और कहा कि इस शिक्षा नीति का जो अध्यापक और अवकाश पर विशेष व्याख्यान डाला। और शिक्षा एक ऐसा बहुआयामी तथ्य है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति नर से नारायण तथा रंक से राजा बन सकता है। इसके अगले क्रम में मैं डॉक्टर संजय शर्मा सर जुड़े हुए हैं और सर को एक जो है इमरजेंसी मीटिंग में जाना है। और सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं डॉक्टर संजय शर्मा सर? डॉक्टर संजय शर्मा सर, लग रहा है सर डिस्कनेक्ट हो गए, सर को इमरजेंसी में कहीं जाना था। इसके अगले क्रम में मैं डॉक्टर अजय कुमार दुबे सर, जो इस प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और हमारे गुरु भी हैं और साथ साथ हमारे मोटिवेशन के सोर्स भी हैं, और सर एसोसिएट प्रोफेसर हैं शिक्षक शिक्षा विभाग में टीडी पीजी कॉलेज जौनपुर उत्तर प्रदेश से। सर से मैं आग्रह और निवेदन करूंगा कि सर नई शिक्षा नीति पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर अजय कुमार दुबे सर। जी जी, धन्यवाद अमित जी। आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आवाज स्पष्ट आ रही है। धन्यवाद अमित जी, ये अवसर आपने प्रदान किया। सर्वप्रथम तो आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि और एक प्रखर वक्ता, जिनको कि सुनने का लगातार मन ही नहीं आत्मा भी कहती है कि लगातार सुनते रहें, प्रोफेसर आरपी पाठक जी, पूर्व हेड एंड डीन श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। सबसे महत्वपूर्ण बात है को जनपद जौनपुर के ही है। उनका स्नेह और आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त होता रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतने व्यस्तम क्षणों के बावजूद उनकी सरलता और सहजता हम लोग को प्रेरित करती है। आज भी अभी हम व्याख्यान सुन रहे थे तो आपके व्याख्यान में लगभग संपूर्ण शिक्षा नीति की जो महत्वपूर्ण बातें थी, उनका क्रियान्वयन में क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं होंगी, समाधान क्या होगा, सभी पक्षों पर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। तो सर को सुनने का अवसर मिला तो सर को मैं प्रणाम करता हूं कि अब आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम लोग को प्राप्त होता रहे सर, भले ही वेबिनार हो, सेमिनार हो या प्रत्यक्ष कोई माध्यम हो। तो सर को पुनः प्रणाम। और अगले जो हमारे अन्य इस वेबिनार में सहयोगी विशिष्ट वक्ता के रूप में हैं वो JR चौधरी जी और अश्वनी जी हैदराबाद से, डॉक्टर संजय शर्मा जी हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से, और हमारे परम नजदीकी और LSM गवर्नमेंट PG कॉलेज पिथौरागढ़, पहाड़ की ऊंचाइयों पर शिक्षण कार्य करते हुए भी संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं वरन विदेश में भी जो प्रमुख शिक्षाविद हैं उनसे जुड़े हुए हैं और समय समय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करते रहते हैं। और बहुत ही कम समय में आपकी प्रतिष्ठा और सक्रियता शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ी है। तो अरुण जी ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और डॉक्टर अजीत कुमार जी जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से, चंदन श्रीवास्तव जी, रोहताज जमदीन जी, सभी को मैं इस वेबिनार के माध्यम से प्रणाम करता हूं। और अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो उन्होंने अवसर प्रदान किया। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तकनीकी सहायक हैं अजय मजुमदार जी, जो कि उनकी सक्रियता से वेबिनार सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो क्रियान्वयन होना है, नीतियां अच्छी बनती हैं लेकिन भारतवर्ष में क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता है। इसके मूल में चाहे प्रशासन हो, शासन हो या फिर जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो अधिक महत्वपूर्ण है कि यह 1986 के बाद यह अब आ रही है, लगभग 34 वर्षों के बाद। बहुत सारी चुनौतियों की, बहुत सारी बातों को लेकर के यह भारत का दुर्भाग्य ही है
कि जो बातें महात्मा गांधी ने कही थी कि हमारी शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, हमने मातृभाषा में उसको माध्यम नहीं बनाया, और बार बार जब कुछ भी चीज विषय वस्तु लाते हैं तो उसको इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि हम एकदम से नई विषय वस्तु लेकर के आ रहे हैं और इससे सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समाधान हो जाएगा कहना अलग बात है और समस्याओं को पैदा करते रहना अलग बात है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षक उससे छूता नहीं है। आज कुछ प्रदेशों की बात नहीं है, संपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, जो प्रमुख हमारा कोर्स है बीएड का, वहां जो गड़बड़ियां हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि शासन तक जानकारियां नहीं है। कागजों पर शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं, कागजों पर छात्र पढ़ रहे हैं, कैसे शिक्षक निकलेंगे, कैसी भावनाएं उनके अंदर होंगी। शिक्षण विधियों को नहीं जानते हैं, कितनी भी परीक्षाएं वो पास करते जाएं, उनमें जो मूल्य होने चाहिए वे आत्मसात नहीं कर पा रहे। एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे भारतीय कम से कम परंपराओं का ज्ञान हो, संस्कृति का ज्ञान हो। लेकिन इधर के वर्षों में भौतिकवादी चकाचौंध में वह शिक्षक भारतीयता से दूर चला गया है, अपनी संस्कृति से दूर चला गया है। जब भी हम इन बीएड के छात्रों से, बीटीसी के छात्रों से कभी कभी जब हम उनसे भारतीय या कई हिंदी महीनों के नाम पूछते हैं तो उन्हें उनका ज्ञान नहीं होता है। बहुत कष्ट होता है कि उन्हें चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ महीनों के नाम नहीं पता है। वे कौन से मूल्य अपने छात्रों को दे पाएंगे। कुंभ मेला जो आयोजित होता रहा है, इसके माध्यम से उस दौर में भी हम अपनी संस्कृति का, शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहे। आने वाले 12 वर्षों में क्या योजनाएं लागू होंगी, किस प्रकार से लागू होंगी, कुंभ के माध्यम से हम उसे लागू करते रहे, वहां चिंतन मनन करते रहे। ये हमारी परंपरा थी। जब आज की तरह तकनीकें नहीं थी, गूगल नहीं थे, यूट्यूब नहीं थे, फेसबुक नहीं था, फिर भी हमने एक माध्यम बनाया, पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि प्रत्येक 12 वर्षों में एकत्रित होंगे और हम चिंतन मनन करेंगे कि समाज को हम दिशा कैसे दे सकते हैं। लेकिन कष्ट की बात है, जो नई शिक्षा नीति भी आई, 34 वर्ष लग गए। यदि आपको सोचने में 34 वर्ष लग रहे हैं, क्रियान्वयन में तो 64 वर्ष लग सकते हैं। क्योंकि ये जो नीति बनी है बहुत अच्छी नीति बनी है, क्योंकि प्रस्तुत ऐसी की जा रही बहुत अच्छी नीति है, लेकिन ये नीति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि इसके मूल में प्राइवेटाइजेशन करने का जो विचार है, अमेरिकन पद्धति के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। एक शिक्षक को भी नहीं पता होगा अगले 2 साल बाद वो शिक्षक रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। वो तो हमेशा अपने छात्रों को इतना ही प्रेरणा दे सकता है, यदि छात्रों को ही मूल्यांकन करना है तो उससे वो निवेदन ही करने में अपना समय व्यतीत कर देगा कि बेटा मुझे तुम अच्छा स्कोर देना, 5 में यदि 5 नहीं दे सकते कम से कम 4 देना, कहीं 1-2 मत दे देना, नहीं तो प्रबंध समिति मुझे निकाल देगी। अभी तक क्या होता था भारतीय संस्कृति में, एक शिक्षक अपने को शिक्षक मानता था, गुरु मानता था, छात्र का अभिभावक मानता था, पिता तुल्य मानता था और उसे दंडित भी करता था। लेकिन नई शिक्षा नीति में दंड का विचार ही उसके मन से हट जाएगा। यदि मैं दंडित करूंगा तो छात्र सीखेगा कम, एक अध्यापक को सिखाने का प्रयास ज्यादा करेगा, क्योंकि इतनी सारी वहां उसके ऑप्शन होंगे। एक शिक्षक का कंप्लेन वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक कर सकता है, वर्तमान में भी है कि कहीं कंप्लेन कर सकता है। तो वहां पर शिक्षा देने की बात नहीं आ रही है। संसाधन भी बहुत ही कम है। जब हम देखते हैं कि सभी जगह ब्लैक बोर्ड पहुंचे नहीं पहुंचे, इस बेंच है, डेस्क है कि नहीं है, शिक्षक पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है, शासन जान रहा है, उसके बावजूद कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे।
सब कुछ के बावजूद भारतवर्ष क्योंकि विविधताओं का देश है, कुछ भी नीति लागू होती है, 29 राज्य हैं, यदि 20 राज्य समर्थन में है तो पता चला कि 5-6 राज्य 8 राज्य उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि मैं इसे लागू ही नहीं करूंगा। यदि समग्रता का ये बोध नहीं होगा कि कोई विषय वस्तु लागू होनी चाहिए, सभी के हित में है तो लागू हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा देखने में आया है बहुत सारे जो राज्य हैं यदि विपक्ष में है तो अच्छी बातों का भी खिलाफत करेंगे और पार्टियां भी इसी अनुसार अच्छे या बुरे नीतियों को नहीं देखती हैं, वरन देखती हैं कि सत्ता पक्ष द्वारा है कि विपक्ष के द्वारा है। और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के साथ साथ जो एक नया चलन चला है कोचिंग सिस्टम का, जैसा कि पाठक सर भी बता रहे थे, कोटा जैसे राज्य में पूरे देश के लगभग 5 से 6 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। वे कौन से विद्यार्थी हैं? यदि उनके डाटा सेट को देखा जाए तो वही विद्यार्थी हैं जो कि किसी राज्य में किसी कॉलेज में इंटरमीडिएट के नियमित छात्र हैं और प्रत्येक दिन वहां उनकी उपस्थिति लग रही है और कोटा में भी उपस्थित है। कि भ्रष्टाचार की शुरुआत भारत में हो चुकी है, चली आ रही है। एक पड़ रहा है क्योंकि बहुत शिक्षा के क्षेत्र में जो बाजारीकरण हुआ 90 के दशक में, बहुत सारे सेमिनार हो रहे थे ग्लोबलाइजेशन को लेकर के, उदारीकरण को लेकर के कि ये हो जाएगा, ये परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन सिर्फ इतना ही हुआ कि शिक्षकों का जो महत्व था, जो उनको सम्मान था, उसमें गिरावट आ रही है। जितनी ज्यादा शिक्षकों की जांच प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं उतनी ही ज्यादा शिक्षकों के सम्मान में कमी आ रही है। और ये जो प्रशासक वर्ग है जो कि उसके अंदर एक भावना थी कि शिक्षक देश का एक निर्माता है, आज उसके अंदर भी भावना है कि शिक्षक ज्यादा लाभ ले रहा है, उसे किस प्रकार से कसौटी पर कस दिया जाए कि अपने मूल कार्य को छोड़ करके अन्य कार्यों में उलझा रहे, वही ज्यादा हो रहा है। तो जितनी नीतियां हुई है, बनाया गया है, ये तभी इनका सफल क्रियान्वयन हो सकता है जब सभी राज्यों जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें कि लागू करना तत्काल आवश्यक है, इसके लिए अविलंब कुछ और बैठकों को बुलाया जाए, जिससे और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो नीतियां हैं इसको लेकर के जो हमारे शिक्षाविद हैं उनकी बैठकें बुलाई जाए। सिर्फ शासन के अधिकारियों की IAS वर्ग की ही बैठकें न बुलाई जाए, बल्कि धरातल पर उतारना है तो जो हमारे मूल्य और संस्कृति हैं, जो बातें कही गई हैं, उनको किस रूप में लागू किया जाना है। ये तभी संभव हो सकता है जब हम शिक्षकों के अंदर कोई भावना उत्पन्न कर सकें कि शिक्षकों के मान सम्मान में ही छात्रों का हित जुड़ा हुआ है। प्रबंधकों के द्वारा जो भी नियम बनाए जा रहे हैं, तात्पर्य यह है कि जो भी शोभित पोषित कॉलेज है, हम भारतीय परंपरा संस्कृति में सुनते चले आते थे, यदि आपको कुछ ज्ञान ग्रहण करना है, शिक्षक के पास जाना है, विश्वविद्यालय में जाना है, उसका मूल्य प्रदान करना है। हमारी संस्कृति मूल्य शब्द नहीं थे, एक दक्षिणा शब्द था। दक्षिणा वो भाव से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये भी विगत 10 वर्षों में आया कि विद्यार्थियों को, बीएड के ही विद्यार्थियों, मैं बीएड शब्द इसलिए कह रहा हूं कि वे बीएड के विद्यार्थी भावी शिक्षक हैं, इस देश के भावी शिक्षक, जिन्हें कि छात्रों को तैयार करना है। पहली बार एक संस्कृति उत्पन्न हुई कि आपको क्लास नहीं करने का मूल्य चुकता करना पड़ता था, न पढ़ने का मूल्य चुकता करना पड़ता है, टीचिंग न करने का मूल्य चुकता करना पड़ रहा है, करने का मूल्य चुकता करना पड़ रहा है। तो बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस देश में न करने का पैसा देना पड़े और सीखने के लिए
पैसा न खर्च करना पड़े, ये भी बहुत ही चिंतनीय है। इस पर रोक बहुत जरूरी है। तो नई शिक्षा नीति में जो इन्होंने कहा है शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाएगा और एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जो भावना ला रहे हैं, अमेरिका जैसे देश, ब्रिटेन जैसे, कनाडा जैसे देश, फिनलैंड जैसे देश जहाँ की जनसंख्या कम है, वहां तो सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं। विद्यार्थी हैं, गुणवत्ता की तरफ जा रहे हैं, लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ की विविधताओं से भरा हुआ देश है, अलग अलग सामाजिक परिवेश है, अलग अलग आर्थिक स्तर है, एक जैसी नीति संपूर्ण देश में लागू करने के लिए एक जैसा परिवेश बनाना होगा और इसके लिए आवश्यक है कि पहला कार्य होना चाहिए शिक्षकों की नियुक्ति जो हो रही है, नियुक्ति के साथ ही साथ उन्हें समय पर वेतन इत्यादि मिलते रहें, क्योंकि वर्तमान में अब एडेड कॉलेज संख्या कम होती जा रही है, नॉन एडेड जो कॉलेजेज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और ये पूरे परिवेश को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। और जैसा कि सुनने मारा, अधिकतर शिक्षकों को वेतन इत्यादि नहीं मिल रहे हैं। लॉकडाउन मार्च के बाद इधर उन्होंने वेतन ही नहीं दिए हैं और कहीं कोई जांच नहीं हो रही है। तो ये शिक्षा नीति में भी ऐसे बहुत से कारण होंगे जहां पर कि प्राइवेटाइजेशन तो कर देंगे लेकिन मनमानी बढ़ती जाएगी और ये शुरुआत हो चुकी है। तो आवश्यकता इस बात की है कि संसाधन बढ़ाया जाए और जब से देश आजाद हुआ है 6% जो हमारा जीडीपी है उसका खर्च करने की बात की जा रही शिक्षा पर, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। और जैसा कि मैं इधर कुछ अध्ययन कर रहा था, जैसे आप यदि पुलिस प्रशासन में जाएंगे वहां 90% ऐसे शब्द हैं, न्यायालय में ऐसे शब्द हैं जिनका कि प्रयोग नहीं हो रहा है। उर्दू कितने शब्द है प्रयोग नहीं हो रहा है, जन सामान्य के समझ में बातें नहीं आ रही हैं और उसे नई सरकार भी नहीं हटा पाई है। इस्तगासा से लेकर के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि आप समझ भी नहीं पाएंगे और वकील ही समझ पाते हैं। वो हिंदी भी नहीं है, संस्कृत भी नहीं है, भोजपुरी भी नहीं है और पूर्ण रूप में उर्दू भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे अरबी फारसी के शब्द हैं। देश को 70 साल आजाद होने के बावजूद जहां मातृभाषा की बात की जा रही है और अधिकतर कार्य मातृभाषा में नहीं हो रहे हैं, ये भी चिंतनीय है। आगे और बहुत सारे वक्ता हैं, तो जैसा कि अभी है कि उनको भी समय देना है, तो सभी आने वाले वक्ताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और जीडी मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज बक्सर के प्राचार्य जी, प्रबंधक जी, उनसे जुड़े हुए समस्त प्राध्यापक बंधु सभी के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, सभी के उज्जवल भविष्य कामना करता हूं। इस अवसर पर पाठक सर का मुझे जो आशीर्वाद मिला उसके लिए भी मैं पुनः प्रणाम करता हूं कि यह आशीर्वाद बना रहे। सभी को हृदय से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अमित दुबे जी को विशेष रूप से धन्यवाद कि वो अपनी सक्रियता के साथ अभी विभिन्न क्षेत्रों में इनका जो प्रयास है और एक सफल आयोजन के लिए पुनः सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।